अनुसार बदलते भारत की शान। गांव किसान के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आज के हमारे इस अंक में हमेशा की तरह हमारे तीनों सेगमेंट्स खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो फिर आइए आज के इस अंक की शुरुआत करते हैं खेती किसानी सेगमेंट से। खेती किसानी सेगमेंट में किसान भाइयों बहनों, आज हम आपको बताएंगे धान की कटाई के बारे में। जब आप धान की कटाई कर रहे हैं तो आपको ये पहले पहचानने की ज़रूरत है कि आपकी फसल पककर तैयार हो गई है। और जब आप पता कर लें कि आपकी फसल बिल्कुल कटाई के लिए तैयार है तो आपको कुछ सावधानियां भी अपनानी होंगी, अन्यथा फसल पर इसका विपरीत असर पड़ सकता है। किस तरह से आपको धान की कटाई करनी है, आइए जानते हैं। भारत में धान की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा और तमिलनाडु ऐसे राज्य हैं जहां मुख्य रूप से धान की खेती होती है। इस समय देश के कई स्थानों में धान की कटाई का काम चल रहा है। कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में तैयार धान की कटाई का काम जारी है। हर साल धान की कटाई से लेकर भंडारण में असावधानी और जानकारी के अभाव में काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए किसान कुछ बातों को ध्यान में रखकर इस नुकसान को कम कर सकते हैं। कटाई करते समय जमीन की सतह से 6 से 8 इंच ऊपर से पौधों की कटाई का काम करें। साथ ही कटाई करते हुए एक साथ पौधों को रखते जाएं। इस दौरान इस बात का भी ध्यान रखें कि धान का मिट्टी से संपर्क ना हो, इससे गुणवत्ता पर भी असर पड़ सकता है। इसके बाद दाने सुखाकर अलग करना चाहिए। इसके लिए थ्रेसिंग मशीन की सहायता भी ले सकते हैं या ड्रम आदि पर मारकर अच्छे दानों को नीचे गिरा ले। इस पर क्या है एक्सपर्ट की राय, आइए जानते हैं। धान की कटाई का समय चल रहा है, तो किसान भाइयों ने किन चीज़ों का हमें ध्यान में रखना है कि कटाई के समय हमें क्या करना चाहिए। किसान भाइयों, जब आप धान की कटाई करते हो तो ज़मीन की सतह से 6 से 8 इंच ऊपर आप काटिए और उसको उसके साथ रखते जाइए। और एक बात का ध्यान रखिए कि धान से मिट्टी का संपर्क ना हो। अगर ऐसा होता है तो धान पे उस पर धब्बे पड़ सकते हैं और आपकी जो गुणवत्ता है धान की वो ख़राब हो सकती है। और जिस तरह आप देख रहे हैं मेरे पीछे जैसे थ्रेशिंग चल रही है, तो आप इसको देख सकते हैं कि जैसे सारा सूख रहा है। धान की कटाई उचित नमी व सही समय पर करनी चाहिए। दानों में जब 20 से 22% नमी हो तब ही कटाई करें। ऐसा करने से उपज की सही मात्रा मिलती है। नमी का ध्यान न रखने पर दानों की टूट-फूट व कम गुणवत्ता वाली उपज मिलती है। वहीं देर से कटाई करने पर ज्यादातर दाने जमीन में गिरने की आशंका रहती है। कटाई से 7 से 10 दिन पहले खेत से जल निकासी करें। कटाई के बाद भंडारण करने के लिए खेत में तैयार फसल की कटाई करें। इस समय दानों में करीब 80% नमी होनी चाहिए। कटाई करते समय एक जगह काटी गई फसल ना रखें, इससे फसल अच्छे से नहीं सूख पाती। किसान फसल को फैलाकर रखे। साथ ही 17, 18, 11, 21 किस्मों की कटाई का काम सुबह के समय ही करे, जबकि पीवी 1, 16, 37 किस्मों की कटाई का काम अन्य समय में कर सकते हैं। दानों में 14 से 15% नमी होने पर उपज को बाजार में ले जा सकते हैं या भंडारण कर सकते हैं। भंडारण करते समय कई बातों का ध्यान रखें।
एक स्थान पर उपज का ढेर ना लगाए। यदि बैग में उपज को भंडारित करना है तो जूट के बैग का ही इस्तेमाल करें, जिससे हवा की आवाजाही बनी रहे। क्या कहते हैं विशेषज्ञ, आइए जानते हैं। कटाई के बाद भंडारण करने के लिए शुरुआत आपको कटाई के समय से ही करनी पड़ेगी। आपको अपनी फसल को उचित नमी पर, उचित पकने पर, जब आपका दाना 85 से 90% तक सुनहरा, हरे से सुनहरा हो जाए, तब कटाई करनी चाहिए। और कटाई इतनी ऊंचाई से करें, 6 से 8 इंच ऊंचे से, ताकि आपकी फसल ऊंट के फसल अवशेषों पर रखी रहे, अच्छे से सूख जाए। और जब आपके कटाई करने वाले जो लेबर हैं वो उसको रख रहे हो तो वो बहुत ऊंचा ढेर ना बनाए। ऐसा करने से आपकी गुणवत्ता ख़राब हो सकती है। उस ढेर को बहुत पतली लेयर में आप फैला सकते हैं, और जितना पतली लेयर में आप उस ढेर को फैलाओगे उतनी ही जल्दी आपकी फसल में नमी कम होगी, वो अच्छे से सूखेगी। जब आपकी फसल बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से सूखेगी, जब उसमें लगभग 14-15% मॉइस्चर हो जाए, तो उस समय आप उसको 2 या 3 दिन बाद, रखने के 2-3 बाद में वो इतनी सूख जाती है, उसको आप इकट्ठा कराएं। 17, 18, 11, 21 वैरायटी को आप सुबह ही सुबह इकट्ठा कराएं, क्योंकि उसमें झड़ने की दिक्कत रहती है। बाकी आप PB1, 16, 37, PB6, 17, 28 को आप किसी भी समय इकट्ठा करा सकते हैं। इकट्ठा कराने के बाद में आप उसको झड़वाइए। झड़वाने के बाद में आप उसको चाहें तो खेत में ही सुखा लें, और सुखाने के बाद में उसमें आप पंखा लगाइए। पंखा लगाने के बाद में आप उसके दाने को एक बार ज़रूर कान के पास में ला के टेस्ट करें, ताकि उसमें यदि कट की आवाज़ आ रही है तो उसका मॉइस्चर आपका 14 से 15% हो गया है। अब आप उसको बाज़ार में ले जा सकते हैं, और या आप उसका भंडारण कर सकते हैं। 17, 18, 11, 21 किस्मों की कटाई का काम सुबह के समय करें। PV1, 16, 37 किस्मों की कटाई अन्य समय में करें। फसल भंडारण करते समय नमी का ध्यान रखें। उपज को जूट के बैग में ही रखें। किसान भाइयों बहनों, अभी आपने जान लिया धान की कटाई के बारे में हमारे सेगमेंट खेती किसानी में। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान के गांव किसान कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारा पशुधन सेगमेंट का। किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे सेगमेंट में हम आपको बताएंगे भैंस पालन के बारे में। किस तरह से भैंस पालन सफलतापूर्वक किया जा सकता है, क्या रहती है हमारे विशेषज्ञों की सलाह भैंस पालन के लिए। इन तमाम बातों की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, तभी इस व्यवसाय को आप अपने लिए फ़ायदेमंद बना पाएंगे। तो कैसे करें भैंस पालन, आइए जानें। भैंस बहुउपयोगी पशु है, जिससे हमें दूध, मांस, खाल तो मिलता ही है, साथ ही इसे खेती के कार्यों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत में भैंसों की संख्या में इजाफा हो रहा है। पिछली पशुगणना के मुकाबले भैंसों की संख्या करीब 1% बढ़कर 10 करोड़ 98 लाख हो गई है, जिसकी मुख्य वजह कम गुणवत्ता वाले चारे या घास को ज्यादा गुणवत्ता वाले पशु उत्पाद में बदलने की क्षमता है।
भैंसें गायों की अपेक्षा ज्यादा वसा, कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, अप्रोटीन, नाइट्रोजन का उपयोग करने में सक्षम होती है। इसीलिए इनसे दूध का उत्पादन भी ज्यादा मिलता है। भारत के दूध उत्पादन का लगभग 54% हिस्सा भैंसों से आता है। विश्व की लगभग 97% भैंसें एशियाई देशों में और 58% भारत में पाई जाती है। इतनी अधिक मात्रा में भैंस पालन की वजह कम लागत में ज्यादा मुनाफा होना है। भैंस पालन के लिए अच्छी नस्ल का होना बेहद जरूरी है। नस्ल के साथ साथ इनके आहार पर भी ध्यान देना होता है। भैंस को एक दिन में करीब 4 किलो दाना, 3 किलो गेहूं का भूसा, 15 से 20 किलो हरा चारा लगता है। संतुलित दाना बनाने के लिए मक्का, जौ, गेहूं, बाजरा की लगभग 35% मात्रा, सरसों की खल, मूंगफली की खल, बिनौला की खल और अलसी की खल की करीब 32 किलो मात्रा। इनमें से कोई एक खली को दाने में मिला सकते हैं। इसके अलावा चौकर करीब 35 किलो और करीब 1 किलो नमक मिलाकर बना सकते हैं। सर्दियों में पशुपालक सूखे चारे का ज्यादा इस्तेमाल करे। सर्दी का मौसम दस्तक दे चुका है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि पशुपालक अपने पशुधन की बेहतर देखभाल करे। सर्दियों में पशुओं के लिए जूट के बोरे जैसी चीजों को उपयोग कर सकते हैं, जिससे पशुओं को गर्माहट मिले और ठंड दूर रहे। पशुपालक ज्वार या बाजरे की टाट बांधकर हवा और सर्दी से बचाव कर सकते हैं। दिन में जहां तक संभव हो खुले में पशुओं को धूप में ही बांधे, जिससे शरीर का तापमान नियंत्रित रहे। पशुओं के गोबर और मूत्र निकास की भी उचित व्यवस्था रखें, जिससे उन्हें सूखी और साफ सुथरी जगह मिले। छोटे पशुओं को ठंड से बचाने के लिए सुबह शाम टाट की पल्ली उड़ा सकते हैं। इसके साथ ही पशु के बैठने के स्थान पर पराली बिछा दे, जिससे वो सीधे फर्श के संपर्क में न आए। पशु को पीने के लिए ताज़ा और गुनगुना पानी दे। पशु को करीब 50 से 60 ग्राम तक नमक जरूर खिलाए, जिससे उनमें खनिज पदार्थ की कमी नहीं होगी और दूध उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। पशु में बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर पशु चिकित्सक से परामर्श ले। भैंस पालन को व्यावसायिक रूप देने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें भी सहायता प्रदान करती हैं। दुग्ध उत्पादन को तेजी से बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बोर्ड के माध्यम से सब्सिडी प्रदान की जाती है। इनका लाभ लेकर बातों का ध्यान रखकर पशुपालक बेहतर लाभ कमा सकते हैं। गांव किसान कार्यक्रम के हमारा पशुधन सेगमेंट में किसान भाइयों बहनों अब वक्त हो चला है पशुपालक कैलेंडर पर नजर डालने का। तो क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर, आइए जानें। पशुपालक कैलेंडर नवंबर माह में ध्यान देने वाली बातें। इस माह में तापक्रम अचानक कम होने की स्थिति में पशुओं को सर्दी से बचाव के उपाय करें। रात में पशुओं को खुले में ना बांधें। मुंह पका खुरपका रोग, गलघोटू रोग या फटकिया रोग के टीके यदि अभी भी नहीं लगवाए हो तो कृपया समय रहते टीके लगवा लें। थनैला रोग से बचाव के उपाय करें। पशुओं को लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या पाटे में मिला कर दें। बरसीम व रिचका की बिजाई माह के मध्य तक अवश्य पूरी कर लें। तो अभी आपने देखा हमारा पशुधन सेगमेंट। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल,
बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त है कामयाब किसान की दास्तान का, यानी कि मुलाकात करने का हमारे सफल किसान से। तो आइए मुलाकात करते हैं हमारे सफल किसान से, जानते हैं कि क्या है उनकी सफलता की दास्तान। कुछ अलग करने का जज्बा हो तो इंसान को कोई भी बाधा नहीं रोक सकती। ऐसी ही कामयाबी की दास्तां है मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के खमरिया गांव के किसान ताराचंद बेलजी की। इनके पास एग्रीकल्चर की ना कोई डिग्री है ना डिप्लोमा, लेकिन कृषि में उनके जुनून ने उन्हें जैविक खेती में पारंगत कर दिया। आज आलम ये है कि ताराचंद कई किसानों को जैविक खेती के गुण सिखा रहे हैं। ताराचंद अपने गांव खमरिया में ही पले बढ़े, 12 तक की शिक्षा अपने गांव में ही ली। आगे की पढ़ाई आर्थिक मजबूरियों की वजह से ना हो सकी। हालांकि ताराचंद के पिताजी के पास खेती के लिए 16 एकड़ जमीन थी। इसके बावजूद परिवार का भरण पोषण ठीक से नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह कृषि में पुरानी पद्धतियों का इस्तेमाल करना था। ताराचंद ने इसी कमी को दूर करने का मन बनाया और जुट गए समस्या के समाधान में। इसी दौरान ताराचंद को चित्रकूट में दीनदयाल शोध संस्थान में काम करने का मौका मिला। यहाँ उन्हें समग्र ग्राम विकास योजना के तहत 5 गांव के लिए काम करना था। यही वो समय था जहाँ ताराचंद ने कृषि विशेषज्ञों के साथ रहते हुए कृषि की नवीन तकनीकों को समझा। मैंने कहा भाई इतनी खेती होने के बाद भी यदि हम आगे पढ़ नहीं पा रहे हैं तो हमारी खेती बहुत अच्छी नहीं है। बोले इसको ठीक करने के लिए मैं 12वीं के बाद ही निकल पड़ा। करीब 3 साल तक समग्र विकास योजना के दौरान ताराचंद ने जैविक खेती की बारीकियों को समझा, साथ ही और किसानों को भी समझाया। इसके बाद 1 साल तक कानपुर में बीज उत्पादन की पद्धति सीखी। फिर ताराचंद जी ने बनारस में वैज्ञानिकों के साथ रहकर जैविक कृषि को बेहतर ढंग से समझा और सीखा। तमाम जानकारियां लेने के बाद ताराचंद अपने गांव खमरिया वापस आ गए और यहाँ उन्होंने 22 एकड़ जमीन लीज पर लेने के बाद खेतों में अमरूद की कई किस्में लगाईं, साथ ही बेल वाली सब्जियां उगाकर भरपूर पैदावार ली। ताराचंद पौधे से ज्यादा फलन लेने के लिए फ्रूट सेटिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। क्या है ये तकनीक, आइए समझते हैं। वर्ष 2005 में दीनदयाल शोध संस्थान है चित्रकूट में, नानाजी देशमुख द्वारा स्थापित एक प्रकल्प। वहाँ उनका विश्वविद्यालय भी है, कृषि विज्ञान केंद्र भी है, आरोग्य धाम भी है। वहाँ मुझे काम करने का अवसर मिल गया समग्र ग्राम विकास के लिए। वर्ष 2005 से 2009 तक समग्र ग्राम विकास के लिए वहाँ मैंने काम किया। वहाँ काम करते करते जैविक खेती की मैंने पूरा अध्ययन, आयुर्वेद का भी अध्ययन किया और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से आधुनिक खेती क्या है ये भी सीखने का बहुत अवसर। मुझे 5 गांवों में काम करना था समग्र ग्राम विकास के लिए, तो वहाँ सैकड़ों किसान मिल गए। तो जैविक खेती का उनके बीच में प्रयोग करता चला गया। प्रयोग किया तो एक ही सीजन में मेरे पास ऐसे ढेरों रिजल्ट आते थे। उनका एनालिसिस भी किया, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो कौन से नुस्खे ज़्यादा कारगर हैं वो मेरे पास आते चले गए। बनारस में भी रहा मैं, वहाँ भी बहुत से ऐसे प्रगतिशील किसान हैं और कृषि वैज्ञानिक है, उनके साथ 1 वर्ष रहा। किसी भी पौधे में, कद्दू वर्गीय कोई भी हो, उसमें जो फल आते वो तीसरी पीढ़ी में आते हैं। तो मैंने कहा तीसरी पीढ़ी विकसित की जाए किसी भी पौधे में। तो तीसरी पीढ़ी के लिए मैंने कटिंग करना शुरू किया। मेन प्लांट की कटिंग कर दो तो उसमें साइड ब्रांच आते हैं, साइड ब्रांच की भी कटिंग कर दो तो उसमें तीसरी ब्रांच आ जाती है। तीसरी ब्रांच के हर पत्ते में फल आते हैं। ये मैंने अमरूद में किया तो अमरूद में शानदार फलत आ गई। दूसरी बात क्या है, जैविक खेती के द्वारा न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, कंप्लीट पोषक तत्वों की पूर्ति मैंने सीख लिया। इसके अलावा ताराचंद मिट्टी को सजीव बनाने के लिए पंचद्रव्य और सजीव खाद का प्रयोग करते हैं। पंचद्रव्य बनाने के लिए गाय का ताजा गोबर, गौमूत्र, घी, दही और शहद का प्रयोग किया जाता है।
पंचद्रव्य से ही सजीव खाद बनाई जाती है। इनके उपयोग से मिट्टी में जीवाणुओं की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि पौधे के विकास में सहायक है। साथ ही ताराचंद जी जैविक कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, जो पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है। ये जो मिट्टी है वो दानेदार हो, चाय पत्ती की तरह मुलायम और दानेदार। कोई पानी हम डालें तो वो सोख ले, जड़ें गहरी तक जाएं, जड़ों में वो राइजोम की गठाने बने। मिट्टी को निकाल करके और ऐसा हम अगर उसको सूंघते हैं तो उसमें सोंधी खुशबू आनी चाहिए। जो गोबर का ढेर है, गोबर, पत्ती, चारा, भूसा, ये सबको ट्राली में भर के ला के हम जो है ज़मीन पे गिरा देंगे। और जो थोड़ा ऊंचा ढेर बनता है 3-4 फुट का, उसको फैला देंगे, 2.5 फुट का वो हो। फिर इस पे हम जो है पानी का पूरा घोल डालते हैं, पूरा पानी से पूरा ऊपर तक नीचे भिगा देते हैं। उसके बाद हर हफ्ते सजीव जल, मतलब पंचगव्य और जीवाणुओं का घोल, इसको उसके ऊपर डालते हैं। तो वो गोबर जो है 1.5 महीने में, 45 दिन 50 दिन में पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाता है। उनकी सफलता के गुण सीखने के लिए उनके गांव ही नहीं बल्कि दूर दूर के किसान आते हैं और ताराचंद उन्हें जैविक खेती अपनाने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, ताकि खेत से मिलने वाली सफलता के स्वाद को हर किसान चख सके। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम गांव किसान। हम उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में हमने जो भी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाई है उससे आप जरूर लाभान्वित होंगे। अगले अंक में आपसे करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।